हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में आपको पढ़ना है अध्याय 3, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, आज हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो आखिर किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है वो बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है। यूं ही किसी चैप्टर का नाम जो है नहीं रखा जाता। अगर हिंद चीन की बात हो रही है तो इसमें जरूर ही कोई रहस्यमयी घटना तो अवश्य होगी। तो चलिए इस चैप्टर को जानते हैं, विस्तार से समझते हैं इसमें क्या है, क्या पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख के और हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। अब एक बात जो यहाँ पे है वो समझने वाली है। चैप्टर का नाम है हिंद चीन, तो यहाँ पे हिंदुस्तान और चीन की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो बात हो रही है आज के उस क्षेत्र की, तो वो क्षेत्र है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो जिस हिंद चीन की कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं तीनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, जो हिंद चीन लिखा है तो चलो हिंदुस्तान और चाइना की बात होगी, उसी से रिलेटेड कहानियां होगी, लेकिन यहाँ पे जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। तो इन सभी क्षेत्रों की आज हम लोग बात करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन सभी क्षेत्रों का हिंद चीन नाम से ही ये जो है चैप्टर क्यों बना, ये हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन ही क्यों लिखा गया। तो इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र है। तो ये जो है हिंद चीन का भौगोलिक जो है नक्शा है आप लोगों के सामने। ये बुक से पिक्चर लिया हुआ है, ये पिक्चर आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा और आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं ये हिंद चीन का मैप है। ऊपर में आपको चाइना दिख जाएगा, है ना। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाती है, जो हमने ये मैप तो देख लिया, ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा ये जो मैप है ये विश्व के किस हिस्से का है, ये कहानी विश्व के किस क्षेत्र से जुड़ा है। क्योंकि जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आप उसमें वर्ल्ड मैप में ऐसा कोई भी नक्शा नहीं बना है उसमें जिसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके जो विश्व के नक्शा में ये क्षेत्र है कहाँ पे। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये देखिए आपके सामने ये वर्ल्ड मैप है और इसमें हम लोग जानने का जो प्रयास करेंगे, जो अभी हम जिस क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, वो क्षेत्र इस नक्शा पे है कहाँ। तो वो इस साइड की क्षेत्र की बात हो रही है ना। तो आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वे इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कहानी हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अब ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। जिस हिंद चीन की हम बात कर रहे हैं विश्व के नक्शा पे वो जगह कहाँ पे है। अब थोड़ा सा इस कहानी को हम लोग और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। चीन की प्रभुत्व के बाद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया था। बौद्ध धर्म के साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है,
जो हिंद चीन का जो इलाका था, इस पे अक्सर ही चीन अपना कब्जा स्थापित कर लेता था। लेकिन जैसे ही वहाँ चीन का शासन कमजोर पड़ता था, वैसे ही ये प्रांत उसके हाथों से निकल जाते थे, ये स्वतंत्र हो जाते थे। फिर भी इन तमाम चीजों के होने के बाद भी जो ये हिंद चीन का जो क्षेत्र था, उसने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाई, उसने अपनी अलग भाषा लिपि का विकास किया। ये अपने आप में एक अद्भुत सी बात है, जो कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई भी देश अगर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो, तो उस मानसिकता से उबरने में ही वर्षों का समय लग जाता है। बट हिंद चीन एक अलग ही पहचान के साथ ये हमेशा से इस धरा पे उभरते आया है। ये तो ये अपने आप में ही एक अद्भुत सी बात है। अगर नोट में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम पाते हैं क्या, तीसरी शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व था। उसके बाद हान वंशीय राजा बूती ने पुनः इस क्षेत्र पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट लू युगली ने अधिकार किया था। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। तो हम देख रहे हैं भिन्न भिन्न कालखंडों में अलग अलग राजाओं ने इस पे शासन स्थापित किया है। हमारे सामने जो आप ये पिक देख रहे हैं, ये अंकोर वाट मंदिर का पिक है, जो कि अपने अद्भुत कला शैली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो लाओस कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई, जहां का शासक भारतवंशीय था। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम लोग अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं। परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान का भी जो है शासक राज किया है, और चीन का तो ऑलरेडी से यहाँ पे प्रभुत्व समय दर समय बनता ही रहा है। तो इन दो देशों के शासकों के शासन करने के कारण इस क्षेत्र का नाम हिंद चीन पड़ा है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये भारत के और चीन के शासकों के समय दर समय, टाइम दर टाइम जो है वहाँ पे शासन करना, वहाँ पे अपना, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई राजा किसी क्षेत्र पे शासन कर रहा है, तो वो अपने सभ्यता संस्कृति और अपने प्रभाव को वहाँ पे दर्शाने का प्रयास करेगा ही। तो हिंद और चीन मतलब हिंदुस्तान और चाइना का जो संस्कृति था, जो रहन सहन था, जो पहनावा ओढ़ावा था, ये दोनों का मिक्सअप हमें हिंद चीन के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व की, तो हम पाते क्या हैं, जहां अधिकांश यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज मुख्य रूप से मसालों एवं रेशम के व्यापार तक सीमित रही, वहीं फ्रांस की नीति व्यापार के साथ साम्राज्य विस्तार की थी। तो हम देख रहे हैं यूरोप की जो शक्तियां हैं, उसमें जो पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, उनका जो वहाँ मेन मकसद जो है वो मसाला और रेशम के व्यापार तक ही सीमित रहा है। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था जो वहाँ पे साम्राज्य विस्तार की नीति के साथ ही वहाँ पे गया था। अगर हम प्रमुख कंपनियों की आगमन की बात करें इन क्षेत्रों पे, तो हम पाते क्या है, जो पुर्तगाल 1498 ईस्वी वास्को डिगामा के मार्ग की खोज के बाद सबसे पहले आए। 1510 में मलक्का को केंद्र बनाया, तो ये पुर्तगाल का काम था। अगर हम डच की बात करें, तो पुर्तगालियों के बाद व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। अंग्रेज मुख्य रूप से भारत पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रांसीसी
इनका लक्ष्य हिंद चीन अर्थात वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना था। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे पुर्तगाल हो गई, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, तो लगातार करके यहाँ कंपनियां आते गई है और अपने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम वो करते चली गई है। फ्रांसीसी प्रभुत्व की समय रेखा। फ्रांस ने अपनी पैठ बनाने के लिए पादरी और सेना दोनों का सहारा लिया। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमें किसी देश को अपने कब्जे में लेना है तो हमें उसके लिए सेना भी चाहिए, और धार्मिक रूप से हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को स्वाभाविक है हम वहाँ के नागरिकों पे थोपने का प्रयास करेंगे ही, क्योंकि अगर ऐसा हम करने में सफल हो जाते हैं तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम उस देश पे शासन कर सकते हैं। और इसी मानसिकता के साथ फ्रांसीसियों ने पादरी और सेना दोनों का सहारा लिया था। अगर हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करें तो 17वीं शताब्दी में पाते हम क्या हैं, फ्रांसीसी व्यापारियों और पादरियों का हिंद चीन में प्रवेश होता है। 1747 की अगर हम बात करें तो फ्रांस की अन्नाम अर्थात वियतनाम का हिस्सा में औपचारिक रुचि बढ़ती है। 1787 की अगर हम बात करें तो कोचीन चीन के शासक के साथ पहली महत्वपूर्ण संधि होती है। 1862 की अगर हम बात करें तो सैन्य बल के आधार पर अन्नाम को संधि के लिए मजबूर किया जाता है। उसके बाद 1863 की अगर हम बात करें तो कंबोडिया और फ्रांसीसी संरक्षण में लिया जाता है, कंबोडिया को फ्रांसीसी संरक्षण में लिया जाता है। 1883 की अगर हम बात करें तो तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश और कब्जा हो जाता है। 20वीं सदी का आरंभ। तो 20वीं सदी के आरंभ में जो है हम पाते क्या है, जो संपूर्ण हिंद चीन अर्थात संपूर्ण हिंद चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो 3 क्षेत्रों की बात होगी, और वो 3 क्षेत्र हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर फ्रांस का पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो 20वीं शताब्दी में पूरे हिंद चीन पे फ्रांस का नियंत्रण स्थापित हो गया।